आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल में अभी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर बातें कर रहे हैं और जियोमॉर्फोलॉजी में आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पर बातें करना शुरू किया था, जो कि आपके जियोमॉर्फोलॉजी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसका दूसरा टॉपिक है। और उसमें हम वहाँ तक बात कर चुके थे कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मेजरली। एक है डायोस्ट्रॉफिक फोर्सेस और दूसरा है सडन फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, आइए अब आगे बात करते हैं। आज हम लोग डायोस्ट्रॉफिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। पॉइंट वाइज पढ़ना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं यूपीएससी मेंस के जो क्वेश्चंस आप देखेंगे अगर अपने ऑप्शनल के या किसी भी और दूसरे पार्ट के, तो दो बातें होती है। एक तो वहाँ पे जो आप क्वेश्चंस देखेंगे उनके आंसर्स आपको खुद ही क्रिएट करने होते हैं। तो पॉइंट वाइज अगर चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तो वहाँ पर आप बेटर क्रिएट कर पाएंगे एज कंपेयर टू अगर आप पैराग्राफ्स में चीज़ों को देखेंगे तो। क्योंकि याद करना तो बेकार ही होता है, याद करने से यहाँ कोई फ़ायदा है नहीं, सिर्फ समझना बेटर होगा हमारे लिए। क्योंकि क्वेश्चंस जो यूपीएससी फॉर्म करता है वो एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्म करता है कि जो आपने पढ़ा है उसका उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। और ऐसे भी अगर वो नॉलेज बेस्ड भी कुछ कुछ कभी कभी पूछता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप समझें चीज़ों को। समझी हुई चीज़ें जो होती हैं वो कभी भी आप ज़्यादातर केसेस में भूलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें याद रहेंगी आपको। लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि हम एक दिन में ही 96% भूल जाते हैं, 24 घंटे के बाद ही। तो जिस तरीके से हमने देखा है तो बेटर होगा कि हम समझने की कोशिश करें। तो इसीलिए फ्रेंड्स, पॉइंट वाइज और समझने के फॉर्म में जो है चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं। डायोस्ट्रॉफिक फोर्सेस की बात करें तो ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस का एक कैटेगरी है। ऑपरेट वेरी स्लोली, ये फोर्सेस जो हैं बहुत स्लोली काम करते हैं। ऑल्सो टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस and affect larger areas of the globe and produce meso level reliefs। इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन, जो किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करे, मींस अगर ये कंस्ट्रक्टिव फोर्स है तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव फोर्स है और हमारा जो अर्थ है उसके बहुत बड़े बड़े एरिया को जो है ये इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। और मीशो लेवल रिलीफ, ये जो है इस तरह के जो रिलीफ फीचर्स हैं उनको फॉर्म करता है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज। ये मीशो देखकर कुछ कंफ्यूज होना नहीं है आपको। माइक्रो, मीशो, मैक्रो, इस तरीके के लेवल्स ऑफ रिलीफ्स होते हैं। तो एक तमीज समझिए कि मिडिल लेवल का जो रिलीफ है उसको ये फॉर्म करता है। सब डिवाइडेड इनटू एपीरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स। इसमें दो तरह के मूवमेंट होते हैं इन फोर्सेस में, एक एपीरोजेनेटिक और दूसरा ओरोजेनेटिक। अब इन्हें देख लेते हैं कि ये दोनों मूवमेंट्स किस तरीके के। एपीरोजेनेटिक मूवमेंट्स की बात करें तो ये इनमें जो है वर्टिकल मूवमेंट्स होते हैं। वर्टिकल मूवमेंट्स, ऊपर नीचे। वर्टिकल मूवमेंट्स कॉज अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस। अब देखिए, वर्टिकल ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप जानते हैं कि फोर्सेस ऊपर की तरफ लगेंगी, तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, ये अर्थ का लेयर है, नीचे से फोर्सेस लग रहे हैं तो इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगी तो कुछ ना कुछ फॉर्म होगा। तो इससे अपलिफ्टमेंट होता है, इमरजेंस, आप इमरजेंस क्रिएशन। और या फिर सब्सिडेंस, अगर ऊपर से नीचे की तरफ धकेलेंगी, डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट होगा तो सब्सिडेंस हो जाएगी। आप कहीं कहीं पे देखते होंगे, बीच बीच में न्यूज़ में भी आती है, या आप देखते होंगे कि धरती धस जाती है अचानक से। जैसे कि अभी कुछ कुछ टाइम पहले इंडिया में ही हुआ। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में जो एक जगह थी वो फटने लगी, धसने लगी। तो ऐसे न्यूज़ में आपने सुना होगा। तो जोशीमठ
जगह का नाम था। तो वो सब्सिडेंस की डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट से जो है, जो कॉन्टिनेंटल मास है हमारा, वो सब्सिडेंस भी हो सकता है। तो ये जो होता है ये एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स में होता है। ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स की बात करें तो आर कॉज्ड ड्यू टू इंडोजेनेटिक फोर्सेस वर्किंग इन हॉरिजॉन्टल मैनर। जब ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं, जो धरती के अंदर से निकलते हैं, ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, इससे जो है ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स क्रिएट होती है। अब उसके भी अपने तरीके हैं। दिस वर्क्स इन टू वेज, दो तरीके से ये काम करती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है। अपोजिट डायरेक्शंस, कि अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अपोजिट मूव कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, तो एक तरीके का तो ये मूवमेंट हो सकता है। तो अपोजिट डायरेक्शंस कॉल्ड टेंशनल फोर्स, इसे टेंशनल फोर्स भी कहा जाता है। अब टेंशनल फोर्स क्या है? अब देखिए, दो चीजें आपस में सटी हुई है, दोनों इधर इधर उधर जा रही हैं, एक तरफ नहीं आ रही हैं, इधर जा रही, तो खींचेंगी आपस में तो ये टूटने के कगार पे होंगी, तो आपस में टेंशन क्रिएट करती है। तो इसीलिए इसको टेंशनल फोर्स भी कहा जाता है। दीज डेवलप्स रप्चर, या तो ब्रेक हो जाएगी, क्रैक कर जाएगा, फ्रैक्चर हो सकता है, और फॉल्ट भी क्रिएट हो सकता है कि मूव हो जाएंगी तो बीच में जो है स्पेस बन जाएगा। तो इस तरह के जो हैं चीज़ें होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से, टेंशनल फोर्स की वजह से। हमारे अर्थ के क्रस्ट में, क्रस्टल पार्ट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट मेंटल कोर, तीन पार्ट होता है हमारे अर्थ का, आप जानते हैं। ऊपर वाले लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। तो इससे ये चीज़ें जनरेट हो जाती हैं टुवर्ड्स ईच अदर। और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, तब क्या होगा? कॉल्ड कंप्रेशनल फोर्स, इसे कंप्रेशनल फोर्स कहा जाता है। जैसे कि टेंशन, कंप्रेशन, चीजें कंप्रेस हो रही हैं। तो जब ये होता है, दीज कॉजेज crustal bending, forming folds leading to rise or subsidence of crustal parts। अब जब कंप्रेशन होता है तो दो चीजें, इससे क्या होगी? पहले तो बेंडिंग होगी, चीजें बेंड होंगी, या तो ऊपर की तरफ, ये आपस में ऐसे टकराया तो या तो इधर मूव होंगी, या फिर इस तरीके से नीचे की तरफ मूव होंगी। तो ये दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो इससे फोल्ड क्रिएट होता है, इसको फोल्ड कहते हैं, आप जानते हैं। फोल्ड क्रिएट होता है जिससे या तो राइज हो सकता है, राइज होगा, माउंटेन्स क्रिएट हो सकते हैं, सब्सिडेंस हो सकता है, नीचे हो सकता है ऐसे की तरफ वैली क्रिएट हो सकती है, या फिर दूसरा कोई चीज क्रिएट हो सकता है इन द क्रस्टल पार्ट, जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है। तो ये चीज जो है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में होती है। तो डायस्ट्रॉफिक, अगर हम सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें अगर मालूम हो जाएगी तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं, इन्हें कंस्ट्रक्टिव फोर्स कहा गया। तो कंस्ट्रक्टिव फोर्स कहा गया तो कुछ आप सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करता होगा। अब अर्थ पे कैसे कैसे कंस्ट्रक्शंस हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। एक मीसो लेवल रिलीफ, मिडिल लेवल रिलीफ के बारे में सोचना है तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट क्या क्या हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्ट करेगा। फिर दो तरह के मूवमेंट इसमें कहे गए, एक है एपिरोजेनेटिक, ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक में क्या कह रहा है कि वर्टिकल मूवमेंट, ऊपर और नीचे। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ को अगर कोई ऊपर की तरफ ठेलेगा या मूव करेगा तो उससे किस तरीके की चीज़ें फॉर्म होंगी, नीचे की तरफ धकेलेगा तो किस तरह की चीज़ें फॉर्म होंगी। फिर इसी में जो है, अब दो तरह की बातें हुई, अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस। फिर इसमें भी जो है दो तरीके की बातें हुई कि हॉरिजॉन्टली पहले तो मूव कर रहा है, आपस में ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। और इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, खींच रहा है, और एक साथ में आ रहा है, मतलब एक दूसरे की तरफ हो रहा है। तो जो दो चीज़ें अगर जुड़ी हैं, आपस में खींचेंगी, तो टेंशन क्रिएट होगा यहाँ पर। तो टेंशन क्रिएट होने से क्या होगा? अगर ये करते करते प्रेशर लगेगा तो टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ये चीज़ें आप सोच सकते हैं। और उसी तरह का जब साथ में होगा, एक दूसरे को धकेलेंगे, आपस में पुश करेंगे एक दूसरे को एक तरफ से,
तो क्या क्या उसमें हो सकता है ये भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कंप्रेशन हो सकता है, कोई चीज़ फॉर्म हो सकती है। तो इस तरह से जो है आप सोच सकते हैं कि या तो आप ऊपर पुश करेंगे या नीचे पुश करेंगे। तो देखिए, मैं सोचने के लिए क्यों कह रहा हूँ, वहाँ पर सारा खेल सोचने का ही है। मेन देखिए पर्पस सिर्फ एक है, आपको इस तरीके से समझना है, इस तरीके से पढ़ना है कि आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। तो इसके लिए बेटर है कि पहले आप देखें कि इन पर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो हम कर रहे हैं अपनी क्लास में। कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे। वो इसलिए ताकि जब आप पढ़ सकें, जब समझें इसे, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर, और अगर आप समझ लेंगे ना टॉपिक्स को, तो होता क्या है कि यूपीएससी फिर अपने डिज़ाइन से कैसे भी क्वेश्चन पूछे, कोर में तो वो टॉपिक ही होगा, उसकी समझ हमारे पास है। तो यूपीएससी को फॉर्म करने दीजिए जैसे फॉर्म करता है, हम अपनी समझ के आधार पर उसका फिर आंसर जो है क्रिएट कर पाएंगे। इसीलिए समझने की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इसी को रटने के चक्कर में पड़ गए, तो वहाँ पे यूपीएससी ये तो पूछने नहीं जा रहा, पूछता भी नहीं है कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, एपिरोजेनेटिक ऑरोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, ये सब यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे। इसके बेस पर क्या क्या होता है, वहां से क्वेश्चन यूपीएससी ढूंढ के निकालेगा। इसीलिए चीज़ों को समझना जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम सडन फोर्सेस को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।